भारत के मुस्लिम नौजवानों के लिए, मुस्लिम युवा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जब से ईरान अमेरिका युद्ध प्रारंभ हुआ है और ईरान ने अमेरिका के सहयोगियों, उनके दोस्तों, उनके पाले हुए चमचों पर हमले शुरू किए हैं, तो सोशल मीडिया पर कुछ मुस्लिम नौजवान ईरान के शिया होने का जिक्र कर कर उसके ख़िलाफ़ पोस्ट कर रहे हैं। उनको मैं ये बता दूं कि ये जंग शिया और सुन्नी का कतई नहीं है, ये जंग हक़ और बातिल का है, ये जंग जालिम और मज़लूम के बीच है, ये जंग पूंजीवाद और समाजवाद के बीच है। इसलिए इसको कतई शिया सुन्नी के नज़र से कोई तबसरा न करें, इससे आपस में और भी इख्तलाफ बढ़ेंगे, तलखियाँ बढ़ेंगी और हक़ समझने में मुश्किल आएगा। एक अपील। दूसरी अपील, कुछ मुस्लिम नौजवान और कुछ हमारे देश के दूसरे नौजवान भी, नॉन मुस्लिम भाई भी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। चूँकि इस युद्ध से 12 घंटा पहले मात्र भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इजराइल दौरे पर थे और वहाँ से दौरे पर उन्होंने जो संबोधन वहाँ किया, वहाँ की संसद में जो कुछ कहा, उन सब बातों का बखान करते हुए इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भारत की भूमिका पर भी प्रश्न लोग उठा रहे हैं। मैं देश के मुस्लिम नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि भारत की अपनी एक पॉलिसी है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, केवल प्रधानमंत्री इस्राइल नहीं गए, प्रधानमंत्री चाइना भी गए, प्रधानमंत्री दुनिया के तमाम देशों में गए और हद यह है कि प्रधानमंत्री तो पाकिस्तान भी चले गए। आपको तो पता ही होगा बिरयानी जो खाए थे। तो इसलिए इस्राइल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो देश के पॉलिसी का एक पार्ट है, इसलिए वो पॉलिटिकल लोगों के हिस्से में है। उस पर कांग्रेस अपनी राय रखे, आम आदमी पार्टी रखे, सपा रखे, बसपा रखे, राजद रखे, टीएमसी रखे, वाम मोर्चा रखे, आम मुस्लिम नौजवान उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दें। ये देश की सुरक्षा, देश के फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। ये मेरी विनती और अपील है भारत के मुस्लिम नौजवानों से, क्योंकि लिखते लिखते जब सोशल मीडिया पर बहस शुरू होती है तो कई बार ऐसे पोस्ट हो जाते हैं जो लीगली ऑफेंस होते हैं, कानूनी वो पकड़ में आ जाते हैं और कई नौजवान पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है, बाद में फिर उसके मदद करने वाला कोई मिलता नहीं है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, एक भाई होने के नाते जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मुस्लिम नौजवानों से अपील करता हूँ, बहुत मोहतात होकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। ख़ास करके हमारे मुल्क के लीडरों के बारे में या सेना के बारे में जब कुछ लिखना हो तो बहुत ही सोचकर, समझकर, पढ़कर एक सटीक विश्लेषण तो कर सकते हैं जो देश हित में हो, लेकिन अनर्गल कोई आरोप लगाकर कुछ भी लिखने की कोशिश ना करें और ना बोलने की कोशिश करें। एक अपील देश के हिंदू नौजवानों से जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इजराइल एक देश है, ईरान भी एक देश है। इतिहास को अगर खंगालेंगे तो ईरान भारत के मित्र देशों की सूची में अगली पंक्ति में रहा है कई दशक तक। पिछले 1-2 सालों से पूरे ग्लोबल चेंजिंग आए हैं, गुट बदले हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन भारत गुट निरपेक्ष देश कहलाता है। लेकिन अगर गुट भी है तो जो 30 साल मित्र आपका रहा हो, वो अचानक अगर आपकी पॉलिसी से कहीं डिसएग्री हो रहा तो वो आपका शत्रु नहीं हो सकता, और जो आपका हमेशा दुश्मन रहा वो अचानक वो दोस्त बना है किसी कारण से, तो वो आपका इतना बड़ा मित्र नहीं हो सकता कि वो उस मित्र के कारण उसकी मित्रता खराब हो जाए। सोशल मीडिया पर हमारे हिंदू नौजवान इजराइल को हीरो बता रहे हैं और ईरान को जालिम, मुल्ला, कट्टरवाद और ना जाने क्या क्या बता रहे हैं और इजराइल के पक्ष में, सपोर्ट में पोस्ट कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर उनसे भी विनती करता हूं कि ये काम कतई न करें। इजराइल ना भारत का दोस्त था,
न दोस्त है और न दोस्त आगे भी होगा भरोसेमंद। पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे गठबंधन पार्टियों का होता है, कोई भी किसी दल में चला जाता, सरकार चला लेता, फिर हट जाता। वैसे ही आज अमेरिका चूंकि भारत से सटा इसलिए इसराइल सट गया, लेकिन वो मेरा मित्र नहीं हो सकता। मित्र मेरा रूस था, मित्र मेरा ईरान था, आज भी मित्र है, आगे भी वो नेचुरल अलायंस हमारा होने वाला है। जिस अमेरिका और इजराइल के दबाव में कई साइन हमारे किए हुए एग्रीमेंट रद्द कर दिए गए ईरान से, उसको आप मित्र बता रहे हैं, ये मुझे लगता है अज्ञानता का परिचय है। इससे बचने की जरूरत है। केवल इसलिए कि वो मुस्लिम से लड़ रहा, तो अब तो युद्ध वो भी नहीं रहा। अब तो जिस मुस्लिम को आप मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम ही मुस्लिम से लड़ रहा, तो फिर इजराइल कहाँ रहा? ये भी एक पॉइंट है आपके लिए, आप इस तरह के पोस्ट ना करें। मैं भारत सरकार से विनती करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि लें। जो अशांति का एक वातावरण बना है पूरे मिडिल ईस्ट में, उसमें कैसे शांति बहाल की जाए, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री से विनती है कि वो अपने तमाम उन अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए, अपने मित्रता का इस्तेमाल करते हुए इस युद्ध को रोकवाने में, विराम कराने में अगर कुछ भूमिका निभा सकते हैं, तो ये विनती भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करते हैं। मित्रों, आपको पता है कि पिछले 6 महीने से, बल्कि 1 साल से ईरान और इजराइल में ज़बरदस्त तनाव था। तनाव का कारण क्या था? यहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ। तनाव का कारण था फिलिस्तीन गाज़ा युद्ध। फिलिस्तीन और गाज़ा को लेकर जो गलत भ्रामक प्रचार किए गए कि 7 अक्टूबर को हमास ने क्यों हमला किया, तो जो लोग इतिहास को नहीं जानते हैं वही इस तरह की बेबुनियाद बात करते हैं। हमास लगातार हमले कर रहा था। 7 अक्टूबर को उसने बड़े हमले किए और उस हमले का उसको हक है। जिस मुल्क पर आप कब्जा किए हुए हैं, जिस मुल्क की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, उसके तमाम इकोनॉमी पे कब्जा किए हुए हैं, उसके तमाम सिस्टम पर आप कब्जा किए हुए हैं, उस मुल्क का बाशिंदा अपनी मुक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसके उदाहरण अनेकों हैं, भारत में भी उदाहरण है। इसलिए फिलिस्तीन की आवाम के साथ भारत की सरकार थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वीडियो आज भी पब्लिक के बीच मौजूद है, आप लोग भी सुने होंगे। यासिर अरफात का इतिहास आपने सुना होगा। इंदिरा गांधी जी की हत्या पर यासिर अरफात सड़कों पर बैठकर रोए थे। इतनी मित्रता थी और फिलिस्तीन की हिमायत में हमारी सरकार हमेशा रही। कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां हैं कि आज की सरकारें फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान तो करती हैं, अभी मतदान भी हुआ, लेकिन खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। लेकिन यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि फिलिस्तीन की हिमायत जब ईरान ने खुलकर किया तो इजराइल ने ईरान को अपना शत्रु मान लिया। अब सवाल होता मुसलमानों का, मुस्लिम वर्ल्ड का, वो मानता कि हीरो मेरा सऊदी है, सऊदी को मरकज माना जाता और सऊदी के शाह और सऊदी के मुफ्ती या काबा के इमाम के बयान को महत्व दिया जाता। केवल ईरान पर आप आरोप लगा के आप निशाने पर ले रही, वो व्यवस्था तो इंग्लैंड में, उन्होंने तो फोर्स भी अपनी अलग बनाई है ना। नहीं, क्या है वो वहां भी है, इंग्लैंड में भी है। जो IRGC पर आप सवाल उठा रहे हैं, IRGC कोई अलग फोर्स नहीं है, कुप्रचार है। जैसे हमारे यहाँ BSF है, CISF है, CRPF है और आर्मी है, वैसे ही ईरान में ईरान की रिजर्व आर्मी के साथ IRGC जो है वो पारामिलिट्री फोर्स है। लेकिन IRGC में ही सुरक्षा मिलेगा। जैसे CRP के नौजवान यहाँ गृह मंत्री के कमांडर यही थे ना। देखिए, कमांडर सबके अलग है। IRGC के भी कमांडर अभी मारे भी गए वो इस जंग में। महिलाओं की आजादी को लेकर एक बड़ा सवाल वहाँ खड़ा हो रहा था। सब दुनिया में सबसे स्वतंत्र महिलाएं ईरान में, दुनिया में। आप समझिए, पहले महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, नकाब हिजाब जो है वो बंधन नहीं है, वो अनिवार्य है, वो अनिवार्य है। जो नहीं मानता मत माने, लेकिन महिलाओं, ये तो 1000 कहानियां आ गई, एप्स्टीन फाइल उसी का तो पार्ट है। नकाब हिजाब को आप जंजीर करें, ये जंजीर नहीं है, ये तो महिलाओं का एक पोशाक परंपरागत, जिससे उनके तन बदन को
मैंने एक हर आदमी अपना जैसे कुर्ता पायजामा, और जो इनसे आजादी लेना चाहे, कौन आज़ादी ले? नहीं इस बुरखे से या इस हिजाब से जो कोई आज जो आजादी है कहाँ, कौन रोक रहा? नेसेसरी है क्या नकाब? कहीं किसने आपको कहा कि वहाँ कानून में लिखा है? नहीं अच्छा ठीक है, ईरान में है, सऊदी में क्या है? अब आप ही बताओ। सऊदी अरब में आज़ादी है, उरियानियत है, तो उस हरामखोर को फिर फतवा लगाओगे कि नहीं? तो ये दोनों दो इस्लाम कैसे हो गया? क्या मतलब पैमाना? आपका दोस्त है तो डेमोक्रेसी खत्म कर दे, इस्लाम खत्म कर दे, औरतों को घर में ताला बंद कर दे, सबसे ज्यादा औरतों पर जुल्म, सबसे ज्यादा औरतों पर पाबंदी, सबसे ज्यादा औरतों को घर में बंद सऊदी अरब में किया गया, जो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में औरतों को पूरी आज़ादी दी गई है। इस्लाम में औरत लीडर बनेगी, इस्लाम में औरत मुहद्दिस बनेगी, मुहक्किक बनेगी, मुफस्सिर बनेगी, सब कुछ बनने की आज़ादी है। मगर एक ड्रेस कोड है साहब। अगर सीआरपी का ड्रेस अलग है, बीएसएफ का अलग है, सीआईएसएफ का अलग है, तो इस पे आपत्ति क्यों आपको? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मर्दों में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का बार-बार ईरान जो है कौन उल्लंघन कर राष्ट्र, रहा है। कौन सा राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय कौन कानून अंतर्राष्ट्रीय का, है? कौन किधर है अंतर्राष्ट्रीय कानून? किधर है आपको कानून पता नहीं है? मानेगा। नहीं है किधर, हाँ। किधर है किधर? परमाणु हथियार बना रहा है। क्यों नहीं बनाएगा? हाँ। परमाणु हथियार उसने नहीं बनाया, डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाप का दुनिया है। डोनाल्ड ट्रंप परमाणु बनाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू बनाएगा, तो ईरान क्यों नहीं बनाएगा? कह रहा आतंकवादियों के हाथ में चले जाएगा। कौन आतंकवादी? दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी डोनाल्ड ट्रंप है, दुनिया का। सारे आतंकवादियों का उस्ताद, सारे आतंकवादियों को बनाने वाला, आतंकवादी संगठन का निर्माण करने वाला, आप बम विस्फोट जितने दुनिया में हो रहे हैं उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। अब मुझे अदालत में बुलाओ, साबित कर दूं। ये जो कहाँ गए वो आईएस कहाँ गया? आईएस कहाँ गया? ये संगठन उसके लिस्ट में था, भारत की भी लिस्ट में था ना, और फिर उसी को सीरिया का कमान कैसे दे दिया? डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ बैठ के नाश्ता कैसे किया? दुनिया को फैसला करना पड़ेगा, आतंकवाद को परिभाषित करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ये क्या तमाशा है, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं, क्या खामनेई के जाने के बाद ईरान कमजोर पड़ गया क्या? कहीं नहीं, ईरान और मजबूत हुआ है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुना ना शेर, ये सेकंड करबला है।